बने बनाए फ्लैट में इन्वेस्ट करें या फिर प्लॉट में इन्वेस्ट करें? प्रॉपर्टी जो होती है ना सर, इमोशंस होती है। मार्केट में इतने सारे एजेंट्स हैं, अगर वो उनके थ्रू करेगा तो उसके मन में एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है कि अब मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स को लेके फ्रॉड ना हो जाए, पैसे लेके कहीं भाग ना जाए। हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी भी एक कपड़ों की तरह नहीं, सब्जियों की तरह बिकती है। लेकिन रेरा आने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बी ग्रेड सी ग्रेड के जितने डेवलपर्स हैं वो वैनिश हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? देखिए, किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए 5 ड्राइविंग फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है आपका, जिस शहर के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है। इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो उसके बाद ऑप्शन है कि वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में भी लगा सकता है रादर देन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट जो रिटर्न देती है 13-14% रिटर्न देती है। राइट। सेम विद द म्यूचुअल फंड। कि अगर आपने 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी होती तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली 2 से 3 साल में डिलीवर्ड होगी। तो आज 2013 से लेकर 2025 की बात करूँ तो आपने 12 साल रेंटल इनकम ही मिला, जो कोई देखता नहीं है। तो मेरे लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखोगे। तो हमने कई बार देखा है जो रियल एस्टेट कंपनी के ओनर्स होते हैं उनके साथ बॉडीगार्ड या बड़ी गाड़ी जरूर होती है। तो कई लोग दिखावा में चले जाते हैं कई लोग, और कई लोग एक्चुअली रिस्क भी होता है ऐसी बात। यहाँ पर उनको पता है कि बंदे को 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा रहा है, ऑब्वियसली बात है लोग तो पीछे पड़ते ही हैं सर। गुलशन कुमार की अब देख लो, अब डेथ हुई थी, जो बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड होती थी बच्चा। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सोना बेचकर घर खरीद लो तो ज्यादा फायदा देगा। तो आपको लाइफ में सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है अपनी जिंदगी जीने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर एक मिडिल क्लास को अपना मकान चाहिए तो पूरी जिंदगी की कमाई उसको लगानी पड़ जाती है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका सपना है कि हर एक मिडिल क्लास पर्सन का अपना खुद का घर हो। तो आज मेरे साथ हैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मोस्ट टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, मोहित मित्तल जी। मोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। मैंने आपका शो काफ़ी दिनों से देखा है और आपके काफ़ी अच्छे गेस्ट आते हैं एंड आप अच्छे काफ़ी मतलब बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छे गेस्ट स्पीकर हो आप जो बातें बताते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, आई एम वेरी इंप्रेस विथ यू। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और मैं चाहता हूँ ये शो में भी दर्शक हमारे काफ़ी अच्छी चीज़ें जानें। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, एंड इट्स मीन अलॉट फॉर मी। और पहले मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से। आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है, एज आई एम सीईओ ऑफ द कंपनी मोस्ट टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। सो बेसिकली आई एम टू रियल एस्टेट फॉर लास्ट 16 ईयर्स। 100 साल का ये जर्नी है रियल एस्टेट के ऊपर, जिसमें हमने 2009 से मैंने स्टार्ट किया था कैरियर अपना, एंड आज 2025 में मैं कंपनी का सीईओ और फाउंडर हूँ मोस्ट टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड का, जो 2 साल पहले हमने कंपनी फॉर्म करी है। आज यहाँ हमारे 7 ऑफिस है इंडिया के अंदर एंड करीबन 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और जो क्लाइंटों को एडवाइस देते हैं, सर्विसेज देते हैं। एंड हमारे 2 साल के अंदर हमने क्लाइंटों को 3x रिटर्न तक दिए हैं। ओके, तो इसके बारे में बहुत चर्चा डिटेल में करने वाले हैं कि बहुत लोगों के क्वेश्चन है एम श्योर कि मैक्सिमम रिटर्न आप कैसे ले सकते हैं अगर आप रियल स्टेट में पैसा कमाना चाहते हैं। तो गाइज, आज का पॉडकास्ट से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है, कुछ भी एक सोल्यूशन आपको मिलता है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करना। तो अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा और बताओ भाई, 2009 से पहले क्या सिनेरियो था? देखिए, 2004 या 5 के आसपास अराउंड नवंबर दिसंबर में दिल्ली आया था। बेसिकली मैं रहने वाला तिनसुकिया आसाम का हूँ। एक छोटा सा शहर है, छोटा शहर भी नहीं बोल सकते, पर इस टाइम गाँव था। तो वहाँ से जर्नी पास होती है जब मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया उन्होंने, एंड उन्होंने मुझे दिल्ली भेजने का निर्णय लिया क्योंकि उम्र काफ़ी छोटी थी। एंड आपको बताइए कि उस टाइम में काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली हुआ करती थी, बट क्योंकि मेरे घर एक फैमिली लॉयर्स फैमिली है, मेरे फादर खुद लॉयर थे, लॉयर है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया आने के लिए। लेकिन हाँ, घर वाले हमेशा, मम्मी हमेशा मना करती कि नहीं बेटा को नहीं भेजना बाहर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और दिल्ली आया मैं। एंड दिल्ली आने के बाद देखा कि यहाँ चीज़ें बहुत डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है, डिफरेंट चीज़ें हैं। वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। वहाँ हम दोस्तों और रिश्तेदारों में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, यहाँ तो कोई किसी का भी कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और आपको ट्रस्ट में मेरी जर्नी रियल एस्टेट में स्टार्ट भी इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था मुझे कि एक काम कर मोहित, एक प्रॉपर्टी खरीद ले तू। अच्छा। तो मैं जिस जगह रहता था वो था लक्ष्मी नगर, एंड वहाँ पर मैं एक कमरा का 1300 रुपये किराया देता था, जो कि जिम के ऊपर था। ओके। लकड़ी का कमरा था वो। हाँ। ठीक है, वॉशरूम भी शेड वॉशरूम था। लेकिन जैसे मैंने कहा, पिताजी काफ़ी सपोर्टिव थे, लेकिन हाँ 5000 महीना ही बेचते थे घर मुझे, पॉकेट मनी, जिससे मुझे चलाना होता पर घर अपना, मतलब कि घर मतलब इन द सेंस कि कॉलेज भी जाना है। आई वॉज डूइंग मास कम्युनिकेशन
एंड मुझे अपना लाइफ भी जीनी है दिल्ली के अंदर, वो भी। एंड आपको पता है दिल्ली के अंदर लाइफ इतनी वो है कि दोस्तों के बीच में रहने में खर्चा तो हो ही जाता है। ऑब्वियसली। तो पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा इनकम आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए प्रमोटर। प्रमोटर इन द सेंस जो आपने मॉल्स में एक्टिविटीज़ देखते हो, मॉल्स में जो छोटे बच्चे करते हैं, तो हम वहाँ एक्टिविटीज़ करते थे। एंड मेरी पहली जो डे अर्निंग थी वो थी 120 रुपये पर डे, जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, तो मैंने अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को वहाँ पर, और उनको जरूरत थी कंपनीज़ को, तो मैं वहाँ से लेके आया 40-50 लोग। तो वहाँ से मैं कमीशन बेसिस पे 50 रुपये 100 रुपये कमाता था पर बंदा। तो मैंने फिर मेरी जर्नी जो 100 रुपये पर डे थी, वो जर्नी 5,000 पर डे की जर्नी बन गई। फिर ये आपने बात, अभी जब हम ऑफलाइन बात करें, ये बात आपने कहीं नहीं बताई मुझे, हैं? सर ये क्या है ना, वो कई बार चीज़ें होती है ना, वो कई बार बताई नहीं जाती, लेकिन सही हाँ, बात है। जब आपने पूछा तो दिल से निकल रही वो चीज़ें, जो जर्नी निकली। एंड ट्रस्ट मी, वो लाइफ एक बहुत डिफरेंट लाइफ थी मेरे लिए, जी। एंड ऑल टुगेदर। एंड उसके बाद ही मैंने इवेंट्स में अपना पैर कदम रखा। एंड पहला शो मैंने कराया था शेफाली जरीवाला का। उस टाइम में काफ़ी हिट थी वो, कांटा लगा, आपने देखा होगा। अच्छा। तो प्रगति पे नाम में पहला शो था मेरा किसी इवेंट कंपनी के लिए। एंड उसके अंदर ट्रेड फेयर शो होते हैं ना दिसंबर के आसपास, उस ट्रेड फेयर शो में एक इवेंट था शेफाली जरीवाला एमिड ब्रदर्स का, जो उसके हस्बैंड थे उस टाइम में, एक्स जी हस्बैंड। जी। तो उससे इवेंट किया था। उस इवेंट में मुझे, आप बताओ क्या हुआ था कि वो शेफाली जो इवेंट मैनेजर थी, जो प्रोडक्शन हाउस थी, उन्होंने पेमेंट नहीं करी शेफाली को, करीबन 2 लाख की पेमेंट नहीं करी थी उन्होंने। एंड वो शेफाली आने के बाद, दिल्ली आने के बाद, ऑब्वियसली बात है कोई एक्टर आता नहीं है जी, जब पूरी पेमेंट मिले ना उसको। जी जी जी। एंड काफ़ी लेट होने के बाद वो शो स्टार्ट हुआ, 3 घंटा बाद स्टार्ट हुआ। पब्लिक वॉज वेरी एंगर विद अस। तो मैंने, क्योंकि मैंने बहुत दिलचस्पी थी मुझे इवेंट्स के ऊपर, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने एंकर, जो एंकर था, उसके बोल के मैंने काफ़ी शोज़, मतलब क्यूज शोज़ करवाए ताकि पब्लिक रुके। लेकिन मीडिया वाले पीछे बढ़ गए। मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो पैनिक सिचुएशन था कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, बिकॉज सबको लग रहा था कि मैं ही अकाउंटेबल हूं। लेकिन किसी तरह सी वॉज़ वेरी गुड, जो मेरी मेंटर थी, उसने बुलाया, शेफाली को लेके आया, बिकॉज उसमें गलती उनकी भी नहीं थी, स्पॉन्सरशिप वालों ने पेमेंट नहीं करी थी, जो स्पॉन्सर्स थे। ओके। तो समझ में आया क्या चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, एक शो करवाने के लिए इतना आसान नहीं होता। जो आप देखते हो पर्दे के पीछे काफ़ी लोग होते हैं उसके पीछे। सही बात है। जैसे आज भी हम शो कर रहे हैं, तो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं उसके लिए शायद ताली बजती नहीं है। सही बात है। Right. हमारी टीम है। राइट, बिल्कुल सही बात। कैमरामैन है, एडिटर है। यस यस यस। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई इवेंट्स की। तो काफ़ी मैंने ट्रेड शोज़, रोड शोज़ किए मैंने। उसके बाद उसी बीच मुझे मेरे जब फादर ने कहा कि तू एक प्रॉपर्टी ले ले अब, तब मैं जब मैं जिम के ऊपर रहता था, जब नीचे जिम थी 2 फ्लोर की लक्ष्मी नगर के ऊपर, तो वहाँ एक दोस्त मिला जो मेरे जिम फ्रेंड था मेरा। उसने मुझसे पूछा, वो प्रॉपर्टी काम करता था गुड़गांव में। आज दिन भाई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बजट क्या है? तो फादर ने कहा था 25-30 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो बात है 2008 की बात है, ओके। जब मार्केट थोड़ी रिसेशन भी आया था हल्का फुल्का। लेकिन तब भी उसने कहा, मुझे हंसने लग गया मेरे ऊपर, ही वॉज लाफिंग एट मी। अच्छा। 25-30 लाख रुपया बोला तो हंस रहा है मेरे ऊपर। मैंने 25-30 लाख रुपया क्या कम अमाउंट होता है क्या? 25, आप समझ 2008 की बात है ये। एंड 25-30 लाख रुपये हंस रहा था मुझे कि कुछ प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं है, क्योंकि आई वॉज रिजाइडिंग 3 BHK अपार्टमेंट। सोच रहा था, तो हंसने लग गया। गुड़गांव में वो भी, वो गुड़गांव वॉज अ लाइमलाइट दैट टाइम ऑल्सो, बिकॉज साइबर सिटी बना ही बना था उस टाइम में। एंड काफ़ी हमारे जो शोज़ भी होते थे, इवेंट शोज़ होते थे, वो गुड़गांव में होते थे। आपने नाम सुना होगा KOD का, किंगडम ऑफ ड्रीम्स का। हाँ। तो वहाँ पर भी मैंने मतलब काम किया हुआ उसके अंदर भी। तो मेरे लिए गुड़गांव बहुत पहला चॉइस था कि लक्ष्मी नगर छोड़ के गुड़गांव रहना पहुँचूँ। है। लेकिन जब उसने हंसने लग गया तो मुझे काफ़ी निराश हुआ, मैं ट्रस्ट में बहुत निराश हुआ। ना मैं फादर को बोल सकता हूँ कि भैया इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, क्योंकि 25-30 लाख मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम। सही बात। फिर 2008 के किसी एंड के आसपास मुझे मेरे मेंटर मिले, जो मेरे गुरु भी है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी कंपनी के ऊपर, जहाँ से मैंने रियल इस्टेट की जर्नी स्टार्ट करी अपनी। ओके। 2009 से, काफ़ी इस्टेब्लिश कंपनी है वो। और वहाँ से मैंने 2009 से लेके 2023 तक अपनी जर्नी करी, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था एज ए कैचर। आपको नहीं पता होगा रियल इस्टेट में क्या होता है। तो लोटस बुलेवर्ड एक सोसाइटीज़ है जो 2009 में बनना स्टार्ट हुआ था, 3C कंपनी का। ओके। तो वहाँ पर मैं बाहर खड़ा था एंड कैचिंग करता था क्लाइंट का, बिकॉज प्रोमोटर था मैं ऐसे ही। तो मुझे तो पता ही क्लाइंट को कैसे पढ़ा जाता है, बिकॉज हम जब लिफलेट बांटते थे तो क्लाइंट को समझाते थे। तो उसी तरह मैंने समझा कि यहाँ पर लिफलेट बांटना है, क्लाइंट को समझाना है। ट्रस्ट में पहले दिन ही मुझे 2 क्लाइंट मिल गए एंड 2 सेल हुई मेरी। एंड कंपनी हैज़ रिवार्डेड विद 10,000 रुपीज़, 5,000 पर बुकिंग दे दिया सिर्फ क्लाइंट पकड़ने का।
आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और वहाँ पर 100-150 रुपये या 200 रुपये कमाता था कि 250 रुपये कमाता था, यहाँ 5,000 रुपये एक क्लाइंट पकड़ने का है। तो डेट से मुझे लगा इसी में काम करना है। लेकिन मेरी गलती चूक ये रह गई कि मैंने थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया, बिकॉज मुझे लगा प्रॉपर्टी डीलर वाला काम है ये। एंड घर वाले के सामने, घर में 5 लॉयर्स थे, 5 डॉक्टर्स थे, तो आप कैसे मतलब ये वाले काम में जाओगे तो घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। राइट। प्लस रिश्तेदार एंड फैमिलीज फ्रेंड्स, तो आपके बताइए आपको क्या चीज़ निकाल लेते हैं वो। तो थोड़ा मैं सैटरडे संडे से आता था यहाँ पर 2009 से। लेकिन जब मेरी 1 मंथ के अंदर एक प्रोजेक्ट आया था नोएडा एक्सटेंशन में, उस टाइम में रोटी कपड़ा मकान, वहाँ पर मैंने सेल करी थी, करीब 40 प्रॉपर्टी बेची थी 1 महीने के अंदर। ओके। मतलब एक दिन के अंदर 20 प्रॉपर्टी बेच दी थी, ऐसा भी हुआ था जर्नी के अंदर। अच्छा। तो वॉज वेरी एक्साइटेड आउट देयर। तो उसके बाद फिर मैंने, लेकिन क्योंकि यंगस्टर था, दिल्ली आइट था, तो पैसे जब आए थोड़ा बहुत भी, तो बताइए आपको बाहर घूमने चले जाते हो आप। तो मैं अपनी जर्नी में 2009 से लेके अभी तक आई ऑलमोस्ट विजिट ऑल द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अरे वाह। ठीक है। मैंने उस बीच फिर अपनी i10 गाड़ी खरीदी 2012 में, फिर मैंने XUV खरीदी, फिर मैंने ऑडी भी खरीदी। अच्छा, बीच में ऑडी भी खरीदी? हाँ, ऑडी भी खरीदी। अपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई। तो इस पर जर्नी जहाँ पर मैंने सब कुछ देखा, नोटबंदी देखी, कोरोना देखा, GST देखा, रेरा देखा, तो काफ़ी अप एंड डाउन्स गए मार्केट के, काफ़ी डेवलपर्स फ्रॉड किए लोगों के साथ, वो भी देखा। हमने बड़े बड़े डेवलपर को डूबते हुए देखा। द एग्जाम्पल यूनिटेक, CP, जहाँ पर लोगों का निवेश करना ही बहुत बड़ा वो था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोगों के पैसे फंसे। वो लोगों को उन लोगों को समझाना, क्लाइंट को समझाना, और क्लाइंट को लगा कि उन्होंने प्रॉपर्टी हमसे ली है तो हम अकाउंटेबल है। लेकिन कंसल्टेंट को हमेशा अगर प्रॉफिट हो तो उनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। राइट। लेकिन अगर उनका पैसा कुछ हो जाए तो उनको लगता है हमने फंसाया है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। द पीपल हैव ब्रॉट द प्रॉपर्टी फ्रॉम JP एंड यूनिटेक बिकॉज दे वर द लिस्टेड डेवलपर्स। अच्छा नाम था, उसके से प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन हाँ, उसको भी फेस करना, उसको पब्लिकली अकाउंटेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं था तो मैंने अकाउंटेबल किया, मैंने काफ़ी क्लाइंट को हेल्प किया, आज भी हेल्प कर रहा हूँ उनको निकालने में। आज भी उनकी प्रॉपर्टी मैंने रीसेल में हेल्प करी उनको, उनकी जर्नी में। इस बीच मुझे भी समझ में आया मुझे कहाँ पर मुझे चूक हुई मेरी, क्योंकि आप अनुभव से सीखते हो चीज़ें। राइट। क्या गलत क्या सही होता है। तो उस अनुभव के दौरान मैं सीखा कि मैंने क्या, हमें डेवलप बैकग्राउंड में क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या प्रोजेक्ट की लाइबिलिटी क्या है, रेट्स क्या है, हर चीज़ें। एंड ट्रस्ट में रेरा आने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ा। मैंने खुद ने रेरा का एग्जामिनेशन दिया, रेरा पास आउट एग्जाम हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो नहीं होता यूपी के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर होता है। तो महाराष्ट्र का भी रेरा है मेरे पास अपनी कंपनी का। तो कितने स्टेट्स का है अभी अपने पास रेरा? अभी अबाउट 5 स्टेट्स का रेरा है, 4 स्टेट्स का रेरा अप्लाई किया भाई हमने। अच्छा, और क्या हुआ है? और अप्लाई किया। बहुत बढ़िया। यस। एंड आई थिंक कि रेरा आने के बाद कॉन्फिडेंस बायर्स का भी, प्लस हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। ठीक है। सो कमिंग टू द मेन क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, मोहित भाई, कंसर्न सबसे बड़ा ये रहता है एक आम मिडिल क्लास को कि बने बनाए फ्लैट में इन्वेस्ट करें या फिर प्लॉट में इन्वेस्ट करें। देखिए, 2 सेपरेट क्वेश्चंस है, बिकॉज हर इंसान का बजट अलग होता है। ओके। ठीक है। और इंसान की ज़रूरतें अलग होती है। किसी इंसान, प्रॉपर्टी जो होती है ना सर, इमोशन से होती है। घर एक इमोशन होता है, आप मानो ना मानो इमोशन है। जैसे आज एग्जांपल जो मोदी गवर्नमेंट ने अभी जो किया, मोदी साहब ने जो नाम दिया हमारे ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर, तो एक इमोशंस है हिंदुस्तानी के साथ। वो मार्केट डूबे क्या हो, इकनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो ये पड़ता है कि घुस के मारेंगे उसको, ख़त्म करना आतंकवाद को। सही बात। तो सेम एक घर का इमोशन है। उस इमोशन से आप रेट तय नहीं कर सकते। उस प्रॉपर्टी का रेट लाख रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, 1 करोड़ रुपया हो। घर एक इमोशन चीज़ है। तो अगर किसी इंसान को प्लॉट लेना है तो ऑब्वियसली बात है, प्लॉट के अंदर भी घर ही बनाएगा वो। तो उस पर इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट है। ऑब्वियसली प्लॉट मेरी पहली पसंद है, बिकॉज मेरा मानना है कि प्लॉट के ऊपर आप 50 माला बना सकते हो, लेकिन 50 माला के ऊपर रहते हो तो उसको आप ऊपर नहीं बढ़ा सकते हो आप। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लॉट पर करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न, हाई रिटर्न देके जाएगा। अपार्टमेंट में रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म मिलती हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स की लाइफ होती है 20 से 25 साल मैक्सिमम। ओके। उसके बाद वो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फसाड चेंज होता है बिल्डिंग का, आर्किटेक्चर चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आज के डेट में, आप बॉम्बे के अंदर जाओगे, मुंबई के अंदर, यू विल सी द लॉट्स ऑफ रीडेवलपमेंट गोइंग ऑन इन द साउथ बॉम्बे। और आप जितना मलाड, मुल्लन, घाटकोपर, चैम्बूर, इस एरियाज में जाओगे तो रीडेवलपमेंट की बहुत काम चल रही है, जिससे अदानी एक बहुत बड़ा प्लेयर है उसके अंदर, जो करीबन काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट ले रहा है वो। ठीक है।
सो मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे एक पर्सन मिडिल क्लास कमा सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके? देखिए मैक्सिमम रिटर्न डिपेंड करता है क्लाइंट को कितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म करनी है। ठीक है। रियल एस्टेट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने 2010 में एक प्लॉट खरीदा होता 10 लाख रुपए का दिल्ली में, क्या दिल्ली एनसीआर में मतलब, वो आज प्रॉपर्टी 25 से 30 लाख की प्रॉपर्टी है। ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बनने के बाद अगर आपने 2010 में प्लॉट खरीद के उसे बनाते और 3 साल में बनाते तो उसमें किराया भी खाते, रेंट भी मिलता। तो रेंट का अप्रिसिएशन अलग है, जो रेंट पर मंथ आपको मिल रहा है आपको, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन अलग है। सो एक पर्सन को इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो उसके बाद ऑप्शन है कि वो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में भी लगा सकता है रादर देन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। देखिए दीपक जी, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में अगर मैं आपको थोड़ा समय पीछे ले जाऊंगा, स्टॉक मार्केट जो रिटर्न देती है 13-14% रिटर्न देती है। Right. सेम विद द म्यूचुअल फंड है। रियल एस्टेट की रिटर्न से ना काफ़ी दो जगह रिटर्न मिलती है, क्योंकि अगर आपने 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी होती तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली 2-3 साल में डिलीवर्ड होती है, 4 साल में डिलीवर्ड होती, या अगर प्लॉट लेते तो 2 साल में डिलीवर कर देते, आप खुद बना लेते उस प्रॉपर्टी को। तो आज 2013 से लेकर 2025 की बात करूं तो आपने 12 साल रेंटल इनकम ही मिला आपको, जो कोई देखता नहीं है। सेकेंड चीज़, कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करूं तो मिनिमम टू मिनिमम कैपिटल अप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन 6% का तो इन्फ्लेशन ही है। आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे तो 13-14% की तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन ग्रोथ मिलती है, प्लस जो रेंटल है वो आपका बोनस हो गया आपके लिए, ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव। तो मेरे लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखोगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी कमाना है आपको तो यू कैन गो फॉर अ स्टॉक मार्केट, बिकॉज वहाँ पर क्या पर डे इनकम मिलती है या पर मंथ रिटर्न मिल जाती है। लेकिन हाँ, आप आज की डेट में देख लो, आप आज स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ जी। तो जिसका पैसा था, जो इंटरनेट खेलता है, वो पैसे तो डूब गए उसके ना, बिकॉज वो मार्केट पे डिपेंड करता है। ये मार्केट क्या, मार्केट वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन रियल एस्टेट उस पर डिपेंडेंट नहीं है। राइट। रियल एस्टेट में अब लड़ाई, जैसे इंडिया, अगर आज इंडिया मार रही है पाकिस्तान को, तो स्टॉक मार्केट 7-8 दिन का जो रहेगा फर्क पड़ेगा, लेकिन रियल एस्टेट में नहीं फर्क पड़ेगा कुछ भी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 10 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दीपक जी। राइट राइट राइट। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म होती है। प्रॉपर्टी गेम ऐसा नहीं कि आज आपने खरीदा आज बेच दिया आपने, प्रॉपर्टी इज लॉन्ग टर्म। तो आप एसेट ओवरऑल देखोगे तो फायदा आपको रियल एस्टेट में ही है। क्या तो स्टॉक मार्केट में छोड़ दो पैसा आप, तो फिर वहाँ पर अप्रिसिएशन क्या है। आज आपको कुछ एरियाज में लास्ट 5 साल में देखोगे आप, 2020 में अगर प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा में खरीदा होता आपने तो आपको 112% की ग्रोथ मिली आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं गुड़गांव में 83% ग्रोथ मिली है। ओके। आपको डिपेंड करता है आप कौन से प्रॉपर्टी कहाँ लेते हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट का डेटा बता रहा हूँ आपको मैं कि 86% के आसपास, 83% के आसपास ग्रोथ गुड़गांव में है। लेकिन 112% की ग्रोथ, क्या 198% की किसी और की भी स्टडी है, मिनिमम 98% ग्रोथ मिली है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ओके। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ शेयर्स होते हैं, लेकिन अगेन समझाता हूँ, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एंड उसके अंदर एडवाइजर की राय नहीं ले सकते हो वहाँ पर। राइट। आपको खुद की राय भी होनी पड़ेगी आपको। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? लेकिन रियल एस्टेट में आप खुद भी स्टडी कर सकते हो। क्या, अगर आप ऑब्वियसली बात, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर द एडवाइजर। एक एडवाइजर जो एडवाइस करेगा आपको, एक कंसल्टेंट जो एडवाइस करेगा आपको, शायद आपको नहीं पता होगा उस बारे में। मार्केट में इतने सारे एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, तो कोई एक कॉमन पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर वो उनके थ्रू करेगा तो उसके मन में एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, डर रहता है कि अब मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स को लेके फ्रॉड ना हो जाए, पैसे लेके कहीं भाग ना जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर भी, हर कस्बा के अंदर, हर गलियों में कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर है। इनफैक्ट आज की डेट में आप रिक्शा वाले के पास जाओगे तो भी बोलेगा, हाँ सर मैं डील करवा देता हूँ। क्योंकि क्या है, हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी भी एक कपड़ों की तरह नहीं, सब्जियों की तरह बिकती है। क्योंकि हर इंसान है इन्वेस्टर है, राइट। हर इंसान एक बायर है, और उसी तरह एजेंट्स और उसी तरह ब्रोकर्स है। तो आपको ये एडवाइस करूँगा मैं, जो रेरा सर्टिफाइड होते हैं उसी को आप अपना एडवाइज़र मानो। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा उस बंदी का नॉलेज कितनी है, क्या उसके पुराने कस्टमर्स कितने हैं उसके पास, उसने क्या एडवाइस, क्या क्या रिटर्न मिला, वो सोच बुझ के ही आपको इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू करनी चाहिए आपको। बिल्कुल। सो आप सजेस्ट करते हो कि एक एडवाइज़र के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू जाएं रादर देन एक ब्रोकर के थ्रू? देखिए, सजेशन हमेशा ये रहेगा, एडवाइज़र के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत सूझबूझ अपनी भी लगानी चाहिए कि आपको किसके थ्रू जाना है, किसके थ्रू नहीं जाना है। लेकिन हाँ, एडवाइज़र इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर मी, नॉट फॉर बिकॉज मैं काम करता हूँ इसका। अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट का जो एडवाइज़र हो उसके थ्रू जाऊँ। अगर यही होता तो डॉक्टर, अगर जाना ही नहीं पड़े डॉक्टर के पास, तो फिर अगर बीमार हो, बुखार, आपको पता है पैरासीटामोल लेना है, तो जरूरत ही नहीं डॉक्टर होगी, आप डॉक्टर क्यों जाते हो? राइट। एडवाइस देने ना। लॉयर के पास क्यों जाते हो आप?
एडवाइस Advice देने ना। तो हर फील्ड के अपने एक्सपर्ट्स है, सही बात। तो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनसे ऑब्वियसली आपको अपने एडवाइस देनी चाहिए, बिकॉज आपकी हार्ड एंड मनी है, कोई छोटा मोटा काम पैसे नहीं है। आप इनफैक्ट आज की डेट में कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हो, कुछ करते हो, रिव्यूज चेक करते हो ना, तो क्यों चेक करते हो आप? मैटर करता है सारी चीज़ें। बिल्कुल। अगर किसी का रिव्यू एक 1 स्टार 2 स्टार तो मैटर करता है, अगर किसी का 4 स्टार 5 स्टार रिव्यू है तो ऑब्वियसली बात है उसने कुछ किया है उसके अंदर। सही बात है। हमने अभी लॉट्स ऑफ ऐसे केसेस देखे जहाँ पर डेवलपर के पास रेरा तो है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी देखी जहाँ पर लोगों की अगेन हार्ड एंड मनी फंस जाती है, उनको उसकी पोजीशन नहीं मिल पाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए रिसेंटली, दिल्ली एनसीआर में हुए हैं। सर 2017 के पहले अगर बात करते आप तो मैं मानता आपकी बात को, बिल्कुल हुआ, लेकिन रेरा आने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एंड रेरा आने के बाद आपने देखा होगा बी ग्रेड सी ग्रेड के जितने डेवलपर्स हैं वो वैनिश हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। उनको एनसीएलटी ने या रेरा ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उन पर केसेस चल के जेल भेज चुके हैं उनको, और प्लस कड़ी सज़ा मिली है उनको। इसी वजह से आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे काफ़ी A+ ग्रेड के डेवलपर जो बॉम्बे थे, बेंगलुरु में थे, क्या गुड़गांव में थे, वो आज नोएडा आ रहे हैं। आज नोएडा की मार्केट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड मैप, नॉट इन इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप। आपको नोएडा को हल्के मत लेना। आज 86% मोबाइल कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में होती है। राइट। आज की डेट में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे इन्फोसिस हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नेम एनी कंपनीज, एवरीबडी हैज़ गॉट अ हेडक्वार्टर्स इन, मतलब ऑफिस इन नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा। और आने वाले वक्त में आप जेवर एयरपोर्ट के बाद आप और भी चीज़ें देखोगे। वैसे सच बताऊं, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से रेट नहीं बढ़ रहे हैं, इसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखिए, किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए 5 ड्राइविंग फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। इंफ्रा के अंदर आता है एक्सप्रेसवेज आते हैं, कनेक्टिविटी लाइक रेल नेटवर्क होता है, बुलेट ट्रेन्स होते हैं, मेट्रो रेल्स होते हैं, पोर्ट टैक्सीज होते हैं। वो सभी चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है यमुना के ऊपर। सेकेंड चीज़ होता है एजुकेशन। आज एजुकेशन की बात करूँ मैं तो आज की डेट में दिल्ली, आज वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से, क्या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वजह से, क्या इनो की वजह से, मैं खुद पढ़ाई करने तो दिल्ली आया था। तो वी एज ए स्टूडेंट, वी एज ए इंडियंस और सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली दिल्ली हमारी पहली पसंद नॉर्थ इंडिया वालों के लिए, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, कि बच्चा पढ़ के बड़ा बने तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली। सेम वे पुणे, आज एक एजुकेशन शहर था, वो IT शहर तो बाद में बना है, ये तो एजुकेशन था ना। तो सेम एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि एजुकेशन इज़ अ वेरी रोल प्ले फॉर ए ड्राइविंग फोर्स, वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेज है वो। तीसरा ड्राइविंग फोर्सेज है आपका इंडस्ट्रियल। आज फरीदाबाद और गाजियाबाद हो, इंडस्ट्रियल सिटी तो है वहाँ पर खाली, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तीसरा, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतने सारे पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, जापानीज पार्क, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच कमिंग यमुना एक्सप्रेस वे। आप एक चीज़ मत जाना, हजारों चीज़ बना रही है गवर्नमेंट वहाँ पर। दे आर अबाउट डिफेंस कॉरिडोर ऑल्सो, लॉजिस्टिक पार्क है, मैं आपको नाम लेते थक जाऊँगा लेकिन ये पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा आपका। चौथी चीज़ है आपका IT किसी भी सेक्टर को बहुत बड़ा रोल एडवांस करती है रियल एस्टेट को बढ़ाने में। देखिए IT में क्या ना, एनुअल इनकम मैटर करती है। आज IT की जॉब्स में क्या, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। आज गुड़गांव में प्रॉपर्टी जो बिक रही है, आप जो सुन रहे हो 100 करोड़ 150 करोड़ बिक रही है, वो क्यों बिक रही है? दे आर बायर्स फॉर डैट। वो बायर्स आते कहाँ से? बिकॉज अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। आज एक एग्जाम्पल, अब यूपी की बात करें, यूपी में नोएडा के अलावा लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन लखनऊ में SCL के अलावा कोई और IT कंपनीज है ही नहीं। ओके। अभी भी IT कंपनीज नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ काटे थे लेकिन वो गया नहीं वहाँ पर, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स तो नहीं है ना वहाँ पर। लखनऊ इतना बड़ा शहर होने के बाद जॉब एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, नोएडा ही आते हैं लोग वहाँ पर यहाँ से भी। दे आर सो मेनी सिटीज़ इन लखनऊ, मतलब कि प्रयागराज की बात करो आप, वाराणसी की बात करो आप, बुंदेलखंड की बात करो, क्या आप झांसी की बात करो, या आप वेस्टर्न यूपी की अगर बात करो तो आप मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, सारे लोग यहीं पर आ रहे हैं काम करने के लिए। राइट। तो रीज़न IT है। इसलिए IT की वजह से, क्योंकि इनकम बढ़ जाती है इंसान की, जब इनकम बढ़ जाती है तो रियल एस्टेट में डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। आप ऐसा नहीं देखोगे हर जगह रेट बढ़ रहे हैं। अगेन समझाता हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि हर जगह रेट बढ़ रहे हैं। रेट हर जगह नहीं बढ़ते, रेट वहाँ बढ़ते जहाँ डेवलपमेंट है, और जहाँ डेवलपमेंट गवर्नमेंट पहला इन्वेस्टर हो। आज यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर पहला इन्वेस्टर गवर्नमेंट है। गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट डेवलपर की थी। आज जो भी किया एक प्राइवेट डेवलपरों ने मिलकर गुड़गांव बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था ऑन द एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी वजह से MNC कंपनीज आई। राइट। आज जहाँ पर भी जाओगे जहाँ गवर्नमेंट पहला इन्वेस्टर है, आपके रिटर्न आपको प्रॉपर्टी में आना ही आना है, 1010% आना है। अब इसका मतलब नहीं कि हर जगह
ये चीज़ें होगी, ये 5 चीज़ें हर जगह नहीं होती हैं। वैसे हमने भी 4 चीज़ कवर किया है। पहला हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कवर किया, दूसरा हमने एजुकेशन किया, तीसरा इंडस्ट्री किया, चौथा आईटी किया। आईटी क्या? पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर कई के शहर नहीं कंट्रीज डिपेंडेंट है, वो है टूरिज्म। राइट, दे आर साउथ एशियन कंट्री जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है खाली। बिल्कुल आप गोवा देख लो, टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। दे नथिंग आउट, इंडस्ट्रीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सही बात, आईटी नहीं है, लेकिन वो टूरिज्म की वजह से उसकी जीडीपी चल रही है। तो यहाँ पर टूरिज्म के नाम पर आपका मथुरा वृंदावन है, आगरा यहीं से जाना है आपको, प्लस गवर्नमेंट इज कमिंग विद द ओलंपिक विलेज, गवर्नमेंट इज कमिंग विद द फर्स्ट नाइट सफारी, द गवर्नमेंट इज कमिंग विद द डिफरेंट पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स ऑल्सो, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। एंड अगेन F1 ट्रैक पूरी कंट्री में एक ही होता है, हर कंट्री के अंदर, क्योंकि इतना रेवेन्यू नहीं देता वो, लेकिन देता तो वो छप्पर फाड़ के देता है। तो पहला F1 ट्रैक इंडिया के अंदर वही है, और मेरे ख्याल से यही रहेगा, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अब जेपी से टेक ओवर करके जेपी का उसके अंदर F1 रेस भी होने वाला है, प्लस मोटर जीपी स्पोर्ट्स भी लास्ट ईयर हुई है। तो वापस से वो चालू हो गया वापस से, जो बंद पड़ा था काफ़ी दिनों से। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जब हम डेवलपर के साथ डील करने बैठते हैं तो वो स्टार्टिंग में तो एक अपना BSP बता देता है कि हमारा ये बेसिक प्राइस है। उस टाइम पे वो किसी भी कस्टमर को ना हिडन चार्जेस नहीं बताते। तो क्या होता है कि जो एक 30 लाख की वैल्यू होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, तो बाद में अपने आप ही 40 लाख की हो जाती है। सर देखिए, रेरा आने की बात है ना, हर चीज़ ना बहुत नीट एंड क्लीन हो चुका है। ओके, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कि हर स्टेट का एक रेरा वेबसाइट है। मैं बायर को ये बोलूँगा कि कभी भी कोई एजेंट बोले या डेवलपर बोले, यू गो टू द रेरा वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल यूपी की बात करूँ तो यूपी रेरा वेबसाइट है, आप यूपी रेरा में जाके उस प्रोजेक्ट का नंबर डालिए, आपको उसके अंदर कन्वेंस डेट, उसकी हर लीगल डॉक्यूमेंट, अलॉटमेंट लेटर से लेके एवरीथिंग आपको वहाँ मिल जाएगा। प्लस प्राइस लिस्ट में बहुत अच्छे से कठोर शब्द उन्होंने रेरा ने बोला हुआ है, सब कुछ मेंशन करना, अदर चार्जेस मेंशन करना, कारपेट एरिया मेंशन करना। तो आपको बिल्डर बैकग्राउंड मेंशन करके देगा वो आपको। हिडन चार्जेस हो ही नहीं सकते अब, पहले के वक्त में हिडन चार्जेस थे रेरा के पहले ही। ओके, लेकिन हाँ, कुछ मेल प्रैक्टिस है जो काफ़ी करते हैं, लेकिन मेरा मानना जो अच्छे डेवलपर्स है, A+ डेवलपर्स है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं। ओके, आई ऑलवेज सजेस्ट यू राइट नाउ ऑल्सो, पहले भी कर रहा, मैंने आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा, ऑलवेज गो फॉर ए ग्रेटेस्ट डेवलपर। अगर आज फैसला आया है A+, आप देखोगे जितने बड़े डेवलपर थे उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, या उनको NCLT से कुछ सजा मिल गई, लेकिन छोटों को तो नाम ही नहीं ले रहा कोई भी। ED के रेट तो पड़ रहे हैं, जेल तो जा रहे हैं, लेकिन एक बायर के लिए कुछ सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 500 बायर है, और जहाँ 50,000 बायर है वहाँ सुनवाई भी हो रही है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वॉल्व है। तो इसलिए A+ पे जाना ही चाहिए, भले आपका पैसा फंसा, लेकिन आज पैसा डबल भी हो चुका है आपका। सही बात। 2025 में रियल एस्टेट का ट्रेंड इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगा? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, दादा ले पोता पढ़ते। तो रियल एस्टेट में ये हमेशा ये बातें जो होती सच होती है कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करी है, उसका रिटर्न अगर आप 25 साल बाद देखोगे, 40 साल बाद देखोगे, आपका रिटर्न कम से कम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी आपको रियल एस्टेट के ऊपर। आपको बिलीव नहीं करोगे, जो दिल्ली NCR में फॉर एग्जांपल 2010 में एक प्लॉट, अगर नोएडा के अंदर बात करूं, जो गवर्नमेंट ने 25,000 10,000 मीटर में अलॉटमेंट थी, आज उनका रेट 4 से 5 लाख मीटर का रेट है। तो रिटर्न 300% का, 400% का कई सेक्टर में देखा आपने। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी और टेकिंग ऑन अ रेंट, विच वन इज द बेटर ऑप्शन? इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी सिचुएशन क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रॉपर्टी इमोशन है। अगर आपके पास घर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको घर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें लगाई हुई हर एक ईंट और हर एक किल मैटर करती है। अगर वो रेंट पर हो तो आपको उसके ऊपर वो इमोशन जुड़ेंगे नहीं आपके साथ, बिकॉज वो रेंट बढ़ेगा या ऑनर आपको बोलेगा घर छोड़ दो, क्योंकि ऑनर को काफ़ी डर लगता है कि भैया एक टेनांट को 10 साल नहीं रुकना चाहिए, 5 साल नहीं रुकना चाहिए, ये घर हड़प लेगा, जबकि होता नहीं ऐसा, लेकिन सोच ऐसी। तो मेरा मानना, घर जिसका पहला घर उसको खरीदना चाहिए। तो जो अपनी कंपनी है मोर्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, वो कैसे हेल्प करती है अगर एक बायर को घर खरीदना है? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू सो मच। देखिए, मोर्स का विज़न बहुत अलग है। मोर्स इज़ नॉट ओनली द कंपनी जो एक सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए आई है। मोर्स एक अपने क्लाइंट को अच्छा सलाहकार, अच्छा एडवाइस देती है। एडवाइस का मतलब ये हुआ, वी अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर दीपक जी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, पहले हम उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि क्लाइंट का बजट क्या है जी, क्लाइंट करते क्या है, क्लाइंट की पहली प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी, शॉर्ट टर्म करनी है। हम क्लाइंट को उसको एडवाइस करते हैं कि कभी भी आप ऐसी प्रॉपर्टी मत खरीदो जहाँ पर आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली आपने एंड पैसे नहीं 1 करोड़ आपके पास,
आजकल मार्केट में काफ़ी फ्रॉड चल रहा है, जहाँ लोगों क्या कर रहे हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बोल के बेचते हैं और बोलते हैं कि भैया इससे 20-30 लाख रुपए लगाओ, हम प्रॉपर्टी निकाल देंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो बायर फंसते हैं। मेरा हमेशा निकल जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास वो 1 करोड़ का बैकअप होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ सुझाव और सलाहकार होते हैं जो गलत सलाह देते हैं, और मोर्स के अंदर हम वो सलाह बहुत अच्छे देते हैं, भले हमसे खरीदा ना खरीदे, लेकिन हमें से याद जरूर करेगा हमें। प्लस मोस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर वी कमिंग विथ आवर ऐप, सुपर एरिया ऐप, जो इंडिया का बोल के बहुत मुझे गर्व की बात है कि इंडिया का पहला AI प्लेटफॉर्म ऐप आ रहा है, जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद बिक्री कर सकते हो 30 मिनट के अंदर। प्लस उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि वो इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म इसलिए कि आप उससे कुछ भी बोलोगे, जैसे ChatGPT आप यूज़ करते हो, वैसे आप कुछ भी लिखोगे उसके अंदर आपको रिप्लाई करेगा वो। यू कैन बाय प्रॉपर्टी विद योर फिंगर टिप्स। एक तरह से AI टूल है। AI टूल है सर। वी आर इन्वेस्टेड अराउंड 2 साल से इन्वेस्टमेंट किया है। वी हायर्ड अबाउट 50 इंजीनियर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके। दे इंजीनियर्स फ्रॉम फ्रांस, कनाडा एंड काफ़ी इंडियन इंजीनियर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। और हमने इसको बनाने के लिए काफ़ी पैसे के अलावा ना खून पसीना और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी बनाई है, इसको ऐप बनाया हमने। राइट। जहाँ पर फेक लिस्टिंग नहीं मिलेगी आपको, जहाँ पर ऑथेंटिकेशन की गारंटी है और जहाँ अकाउंटेबिलिटी गारंटी है। आज किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। दे आर लीड जनरेशन कंपनी। आपको एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी 10 लाख की, वो सेम प्रॉपर्टी लिस्टिंग 50 लाख की मिलेगी। इतना डिफरेंस होता है। एज ए बायर के लिए अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसको ये नहीं पता वो प्रॉपर्टी 10 लाख की है 50 लाख की। राइट। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग आउट इन ऐप। हमने इस पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है इसको। ट्रस्ट मी, 16 साल की जर्नी के अंदर जो सीखा है मैंने, जो महसूस किया है, उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज ए होम बायर, वो करने के लिए आज मेरा सपना ये है कि हर इंसान का घर हो। आज मोदी जी का सपना है कि हर इंसान का घर हो, छतरी हो। वो कैसे होगा पूरा? आज की रेट में आप देखो कि आज प्रॉपर्टी के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं, जो सच्चाई भी है, रेट इसलिए बढ़ते हैं बिकॉज अर्बनाइजेशन बढ़ रही है शहरों के अंदर। लेकिन कई जगह तो मैनिपुलेशन फिगर्स भी है जो होने नहीं चाहिए। आप अंडरस्टैंड करना दीपक जी, एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी 2 साल पहले, आज वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ की हो गई। राइट। वो बायर कहाँ से आया 4 करोड़ का? क्या उसकी सैलरी 1 करोड़ की 4 करोड़ हो गई? मतलब ही कैन टेक द लोन ऑफ 4 करोड़ रुपीज़। अगर उससे 1 करोड़ का लोन, अगर प्रॉपर्टी खरीदी उसने, तो उसको कम से कम सैलरी चाहिए उसकी 2 लाख महीना। बिल्कुल सिंपल सा बात है। अगर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस साल की सैलरी 8 लाख होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। हर आदमी तो एंटरप्रेन्योर नहीं है यहाँ पर। राइट। अगर बिजनेसमैन भी हो तो क्या वो 1 करोड़ के 4 करोड़ कमाना स्टार्ट कर दिए 1 साल के अंदर कि प्रॉपर्टी खरीद पाए विदाउट लोन भी? तो कई जगह मैनिपुलेशन फिगर भी है और कई जगह रियल फिगर्स भी है, और कई जगह जो मार्केट का इकोनॉमी जब बूस्ट करती है तो रेट बढ़ते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई जगह रेट अभी भी कम है। ओके। और रेट अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्टर चुनना, सही जगह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह नहीं बढ़ सकती रेट, बढ़ेंगे। कई जगह 50% ग्रोथ मिलेगी, कहीं 100% ग्रोथ मिलेगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, सिटीज़ लाइक फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, इनमें ग्रोथ ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने कहा 5 ड्राइविंग फोर्सेस, वो नहीं है इसके अंदर। हर चीज़ नहीं है उनके अंदर आज। वरना फरीदाबाद इज़ ए गुड कनेक्टिविटी दिल्ली। हाँ बिल्कुल। गाजियाबाद इज गुड कनेक्टिविटी दिल्ली, लेकिन रेट नोएडा की ज़्यादा अप्रिशिएट किए। जो डेटा मैं नहीं बता रहा, जो मार्केट में वेबसाइट्स में हर जगह अवेलेबल है, आपने खुद देखा। हाँ हाँ सही बूम आ रही, क्यों आ रही है बूम? सिर्फ क्या रेट पूरे इंडिया के बढ़ रहे इसलिए रेट बढ़े? नहीं सर, रेट इसलिए बढ़ रही है बिकॉज कंपनीज आ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आज अगर यूपी का बच्चा, क्या बिहार का किसी का बच्चा, या झारखंड का, वो कहाँ आएगा काम करने के लिए? नौकरी लेने कहाँ आएगा वो? वहाँ नौकरी नहीं है अवेलेबल सर। नौकरी तो कहाँ अवेलेबल है? सिटीज़ में अवेलेबल है। एंड सिटीज़ कहाँ? दिल्ली तो खत्म है, दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं। जो है अवेलेबल गुड़गांव या नोएडा। गुड़गांव सच में जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज के ऑफिस होंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर रेट्स और बढ़ जाएंगे। इसलिए कंपनीज भी आप देखोगे, जो बड़ी कंपनीज दे कमिंग टू नोएडा नाउ। राइट। बिकॉज अब यहाँ पर हर चीज़ है। जो 5 ड्राइविंग फोर्सेस की बात करता हूँ, 5 चीज़ें हैं यहाँ पर। जो गुड़गांव में थी अब नोएडा की उससे बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। राइट। तो अभी भी रेट बढ़ेंगे नोएडा के, लेकिन हर जगह सोचो कि रेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। रेट बढ़ते तो है सर, लेकिन वो 20 साल बाद बढ़े शायद। रेट तो गारंटी बढ़ेंगे सर। आप देख लो 1947 क्या, उससे पहले भी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, रेट तो बढ़े ही है सर। रेट बढ़े हैं। अगर 10 पैसा का रेट लैंड का रेट था तो आज 1 करोड़ का रेट है सर, आपके सामने है। सही बात। और इन्फ्लेशन ज़्यादा है। देखिए, सिर्फ इन्फ्लेशन के वजह से, क्या स्टील सीमेंट के रेट की वजह से रेट नहीं बढ़ते, कभी याद रखिएगा। जो रेट बढ़ते हैं वो बेसिकली बढ़ते हैं अर्बनाइजेशन की वजह से।
पर कैपिटल इनकम के वजह से। ओके। अब चाइना के आप देखोगे, चाइना के अंदर आपके हाउसिंग जो है वो करीबन आपकी 6% का रेट है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम EMI कैलकुलेशन देखते हैं कि एक इंसान EMI कितना पे कर पाएगा। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं डिमांड सप्लाई देखते हैं, डिमांड कितनी सप्लाई कितनी है। थर्ड चीज़ लैंड कॉस्ट होती है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, बाई डिफ़ॉल्ट लैंड कॉस्ट बढ़ गई है, बिकॉज अभी होड़ निकल गई अथॉरिटीज़ के बीच में कि लैंड की बिडिंग होती है। अब आप रिसेंटली आप देखोगे 750 करोड़ की लैंड 1500 करोड़ बिकी है, मतलब 5 जगह लैंड पार्सल निकले थे, अथॉरिटी ने निकाला था। Okay. जिसकी बिडिंग हुई डबल में बिडिंग हुई है। किसी ने 100% की बिडिंग लगाई, किसी ने 120% की बिडिंग लगाई। मतलब जो बिडिंग रिजर्व प्राइस 90 करोड़ का था वो 180 करोड़ बिका है। जब गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेके बिडिंग कर पैसा कमाना चाहती है तो रेट तो बढ़ेगी नहीं सर, रेट कम तो होंगे नहीं। दिल्ली एनसीआर के अलावा ऐसे कौन से शहर है जहां पर एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? देखिए अगेन समझाता हूँ, इस बात के लिए मैं आपसे पीछे जाना चाहूँगा। जिस शहर के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कभी भी प्रॉपर्टी आप खरीदो तो फोरकास्ट करो डेवलपिंग स्टेज पर कि डेवलपमेंट क्या होने वाली है वहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई में आपने देखा होगा, नवी मुंबई 1980s के टाइम में बना था, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट जो स्पीड पकड़ी है वो पिछले लास्ट 2 साल में पकड़ी है, बिकॉज एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है। अब जो एयरपोर्ट काफ़ी सालों से सुन रहे थे आप, एयरपोर्ट अब बन रहा है। आउटस्कर्ट्स में कहीं मुंबई में बन रहा है, नवी मुंबई के अंदर बन रहा है। राइट। सेकेंड चीज़, वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी पहले आप बॉम्बे, साउथ बॉम्बे से होते, क्योंकि साउथ बॉम्बे मेन हार्ट है, उससे होते हुए आप अंधेरी से होते हुए आप उधर आगे जाते थे टू नवी मुंबई। लेकिन अटल सेतु ब्रिज बनने के बाद वो कनेक्टिविटी 30 मिनट की हो गई है। बिल्कुल। तो अभी देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है एंड दे कमिंग विद द बम्बई 3.0। ओके। तो बम्बई 3.0 बेसिकली आपका साउथ बॉम्बे से 30-40 मिनट्स की ड्राइव है खाली, जो आपको अटल सेतु ब्रिज से होते हुए पुणे का रास्ता पड़ता है। तो पुणे और बॉम्बे के बीच का रास्ता है वो। ओके। एंड वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप खुद देखोगे, रिलायंस ने भी खरीदा है। रिलायंस ने तो सिर्फ मात्र 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट खरीदा है, बिकॉज उसने क्या किया, कंपनी खरीद ली। तो एक कंपनी थी 1600 करोड़ की कंपनी थी, उसने कंपनी खरीद ली पूरी, तो उसको पड़ा 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट प्राइस पड़ा खाली। तो इट कमिंग विद बिग एसईजेड आउट हियर, बहुत बड़ा वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। प्लस अभी गवर्नमेंट ने अभी गॉडरेज के साथ पार्टनरशिप में एक फिल्म स्टूडियोज बना रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छा फिल्म सिटी बन रही है वहाँ पर। एंड देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन बम्बई 3.0। तो बम्बई 3.0 एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आप देख सकते हो। सेकेंड मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी धुलेरा। आपने का नाम सुना होगा धुलेरा का भी। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब का प्रोजेक्ट था ये, लेकिन 2014 के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन में आया, बिकॉज जब मोदी गवर्नमेंट आई 2017 में कहाँ काम स्टार्ट हुआ। आज वहाँ हिंदुस्तान का पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनने वाली है। ओके। तो आई थिंक धुलेरा इज़ अ चॉइस। एक्चुअली वहाँ पर लैंड प्राइसेस बहुत सस्ते हैं, लेकिन हाँ कोई इंसान शॉर्ट टर्म चाहेगा तो ऑब्वियसली बात है इन एरियाज़ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट 3 साल 4 साल नहीं, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मेरी 6 महीने की होती नहीं कोई इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी बोलता हूँ 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, वो मेरे शॉर्ट टर्म है मेरे लिए। राइट। एंड लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ 10 से 10 ईयर्स है वो। तो धुलेरा इज इन्वेस्टमेंट 10 ईयर्स है वो, मुंबई 3.0 10 ईयर्स है वो। अगर आपको 3 साल 4 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, यू कैन गो फॉर द मार्केट्स लाइक माइक्रो मार्केट्स, 2 टायर सिटीज़ माइक्रो मार्केट्स, लाइक मेरठ है एग्जाम्पल, लाइक जयपुर है एग्जाम्पल, अहमदाबाद है, लखनऊ है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, कोची है, तिरुवनंतपुरम है, विशाखापट्टनम है। ओके। तो दे आर सिटीज़ माइक्रो मार्केट्स है जहाँ पर रेट काफ़ी ग्रोथ हो रही है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं। राइट। आज कहीं ना कहीं गुजरात में अहमदाबाद भी अपने आप में एक पोटेंशियल सिटी, मेट्रो सिटी बन चुकी है वो भी। बिल्कुल। सेम विद द कोची, सेम विद द वाइजैक विशाखापट्टनम, सेम विद द विजयवाड़ा, तो सेम विद द इंदौर और भोपाल। दे आर द सिटीज़ विच आर पोटेंशियल, बिकॉज वहाँ पर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है। तो जो इस इंसान के बजट में प्रॉपर्टीज़ दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल नहीं है, वो इंसान इन सिटीज़, छोटी सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज दिल्ली एनसीआर का भी अब दायरा बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब कनेक्टिविटी बढ़ गई है। पहले मेरठ से आने, दिल्ली आने में आपको 2.5 घंटा 3 घंटा लगता था, अब एक्सप्रेस से बन चुका है, प्लस रैपिड ट्रेन बन रहा है। अब वो 45 मिनट्स में आप मेरठ से ट्रैवल कर सकते हो। तो आपके लिए वो ट्रैवल टाइम तो कम ही हो गया ना आपको, लेकिन प्रॉपर्टी भी सस्ती मिल जाएगी मेरठ में। तो आई थिंक जिसको घर नहीं मिल रहा है उसको दूर जाना चाहिए। दूर का मतलब यू कैन गो फॉर आउटस्कर्ट्स, बट ट्रैवल टाइम कम हो गया उसके लिए। सही। सो आजकल रिलीजियस प्लेसेस पे भी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। देखिए उसका रीज़न है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद
काफ़ी ज़्यादा कॉरिडोर्स बने हैं, रिलीजियस एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। जैसे एग्जांपल अयोध्या, राम मंदिर जो कई सालों से सोच रहे थे, आज वो हकीकत बन चुका है। एंड हिंदुस्तानियों के साथ जैसे मैंने कहा कि इमोशंस वाले लोग हैं हम लोग, एंड आस्था बहुत है हमारी। एंड आस्था के आगे आप मथुरा देखोगे, आप कहीं भी देखोगे, कटरा वैष्णो देवी देखोगे, जहाँ पर प्रॉपर्टी की रेट जो 10,000 गज के रेट थे लाख रुपए गज के पहुँच गए हैं। अयोध्या में इतना बूम आया रेट्स के कि वहाँ पर ग्रोथ 400% की मिली है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आप जैसे श्याम बाबा की बात करो, खाटू श्याम जी के नाम सुना होगा आपने जी। जिनको वरदान है कि कलयुग में उनको ही पूजा जाएगा। पिछले 5 सालों के अंदर कोविड के बाद उनके श्रद्धालु जो है वो, उनकी ग्रोथ जो हुई है ना, वो 1000% की हुई है। हाँ बिल्कुल सर 1000% ग्रोथ समझ रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो। और वो सर इससे ग्रोथ कभी कहीं मिली नहीं है। श्याम बाबा के भक्त भी हमारे यहाँ खाटू श्याम जी में कुछ प्लॉट्स आए हुए हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी है, वो छोटे शहरों के अंदर खाटू श्याम जी जैसे जगहों पर, बिकॉज एक तो श्रद्धा बढ़ रही है, प्लस अभी वहाँ रेट कम है। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए वहाँ पर अभी हमने इंट्रोड्यूस किया 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है खाली खाटू श्याम में। खाटू श्याम में। और इनफैक्ट अभी की इन्वेस्टमेंट हम मथुरा में लेके आ रहे हैं, जहाँ सिर्फ इंसान को डाउन पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ 15,000 पर मंथ देना है 5 सालों के लिए। एंड प्रॉपर्टी आपकी रजिस्ट्री भी 6 महीने के अंदर हो जाएगी आपकी। ओके। इनफैक्ट रजिस्ट्री अगर आप 6 महीने का एडवांस इंस्टॉलमेंट आज पे कर दोगे, रजिस्ट्री आपकी आज हो जाएगी। वो भी जन कल्याण आवास योजना के नाम पर हम लेके आ रहे हैं, जो कि मेरा मानना है कि प्रॉपर्टी 15,000 रुपये इतना अफोर्डेबल बना दूंगा प्रॉपर्टी को, हर इंसान खरीद पाए उसको। बिकॉज आज आप गांव के अंदर भी प्लॉट खरीदोगे तो 7-8 लाख का मिलता ही मिलता है आपको, प्लस पेमेंट टाइम 6 महीना 3 महीना मिलता है। तो उसको हमने टेन्योर को एक डेवलपर के साथ हमने टाई अप किया है, जो खुद भी एक श्याम बाबा भक्त है और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनकी लैंड पड़ी थी पुरानी, बहुत पुरानी, तो उनसे हमने टाई अप किया है कि भैया आज ऑब्वियसली लैंड की वैल्यू तो बढ़ गई उनकी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसी पावन भूमि के ऊपर, ब्रिज भूमि के ऊपर हम लेके आ रहे हैं, जहाँ सिर्फ इंसान को 15,000 पर मंथ देना है। वाह। कोई डाउन पेमेंट नहीं सर, रजिस्ट्री भी आपकी आज हो जाएगी, एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गेटेड कम्युनिटी है, प्रॉपर गेट्स है, प्रॉपर क्लब हाउस, एवरीथिंग आउट देयर। ओके। तो एक कोई अगर बायर मार्केट में जाता है एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, चाहे वो फ्लैट खरीदना चाहता है या प्लॉट खरीदना चाहता है, तो क्या बातों का वो ध्यान रखे और डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हैंडी होनी चाहिए? देखिए डिपेंड करता है प्लॉट लेते हो क्या फ्लैट लेते हो। जैसे प्लॉट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खसरा नंबर देखो उसका, हर खसरा खटोनी नंबर आपको भूलेखंड में मिल जाएगा। हर स्टेट की अलग भूलेखंड होती है, यूपी रेरा का अलग होता है, वैसे हर वेबसाइट्स होती है, हर गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पर आपको उस प्लॉट का खसरा नंबर, खटोनी नंबर, हर स्टेट का अलग अलग भाषा है। तो मतलब रजिस्ट्री पेपर्स मान लो आप जी। कि उसकी दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं, मोटिशन जिसको बोलते हैं हम जी। लोग, वो वेबसाइट में लोडेड है ऑलरेडी। अब वहाँ पक्का चेक करो आप कि उसके नाम पर प्रॉपर्टी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर्स है। यहाँ पर क्या आज के डेट में बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, आपको नकली पेपर्स दिखाया जा रहा है, ऑनर बनाया जा रहा है, जबकि होती नहीं है। इसलिए आज भी 90% केसेस में आप देखोगे इंडिया के अंदर सिविल केसेस सब प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस हैं, जो कि सिविल रिलेटेड केसेस 20 साल लड़ते हैं, 25 साल लड़ते हैं। मैंने कई अपने, क्योंकि मेरे फैमिली में सब लॉयर्स हैं, तो हमने देखा 40 साल से केसेस चल रहे हैं। ऑब्वियसली सर देखिए ना, पहला प्रायोरिटी मतलब कि जुडिशरी में पहली प्रायोरिटी होती है क्रिमिनल केसेस। ऑब्वियसली मैटर भी होता है, क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, देयर लॉट ऑफ केसेस ऑफ मर्डर्स, रेप्स एंड एवरीथिंग। उनकी सज़ा जल्दी मिलनी चाहिए और सज़ा और फास्ट कोर्ट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास जनता के हिसाब से इतने कोर्ट्स नहीं हैं, तो इसलिए फैसले बहुत लेट होते हैं। इसलिए आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदो, इसलिए एडवाइज़र बोलता हूँ, एक अच्छा एडवाइज़र होना चाहिए आपके लिए, ताकि आपको अच्छा सलाहकार मिले, आपको अच्छी चीज़ बताए, उसको आप लीगली चेक कराओ उससे, कि लॉयर अपॉइंट कीजिए आप देखिए उसके नाम प्रॉपर्टी है कि नहीं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है उसकी प्रॉपर्टी, उसने ओरिजिनल पर दिखाया नहीं दिखाया आपको, एंड उसके नाम पर प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो आप देखो गवर्नमेंट की वेबसाइट में, आपको सब कुछ मिल जाता है गवर्नमेंट की वेबसाइट में। उसके बाद आपको उसकी रजिस्ट्री कराओ और दाखिल खारिज कराओ उसकी प्रॉपर्टी की। कई लोग दाखिल खारिज नहीं कराते, म्यूटेशन नहीं कराते प्रॉपर्टी के, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा लोन से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, मान लो किसी ने मॉर्गेज करा रखी हो, तो लोन का भी एक डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए ना, कुछ एनओसी। बिल्कुल सही कहा, गवर्नमेंट आपको बैंक के एनओसीज होती है। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उसका एक लीन लेटर मिलता है, वहाँ से बैंक से मिलता है, उसके पास होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो एग्रीमेंट उसमें मेंशन करवाइए कि लोन वो बंद करवाएगा या आप बंद करवाओगे उसके अगेंस्ट में, तो आपको एनओसी प्रोवाइड करेगा वो। और अगर वो बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहा है तो आज बिल्डर के एनओसी भी चाहिए होती है, अगर सोसाइटी है तो आरडब्ल्यू की एनओसी होती है। कई बार यहाँ आरडब्ल्यू आपसे क्लब चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं,
ट्रांसफ़र चार्जेस लेते हैं, सोसाइटी चार्जेस होते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉपर्टी 40 लाख की नहीं पड़ेगी। वो हिडन चार्जेस आप बात कर रहे थे ना, वो हिडन चार्जेस यही होते हैं सर, जिसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं करता है। ना कोई प्रॉपर्टी डीलर डिस्क्लोज करता है, ना कोई सेलर डिस्क्लोज करता है, ना कोई बायर को पता होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप अच्छे सलाहकार के पास जाइए, खुद की थोड़ी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, 4 लोगों से पूछिए और निर्णय खुद लीजिए। So if I want to invest in commercial property or residential property, which is the best option? जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। आपको रेंटल इनकम कमाना है या आपको लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंस चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी घर है खुद का, हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कीजिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको 2 तरह रिटर्न देगी। एक तो रेंटल अप्रिशिएशन, आज की डेट में 7 से 8% का रेंटल अप्रिशिएशन है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंटल अप्रिशिएशन जो मिलता है आपको सालाना, वो मिलता है 2 से 3% रेंटल यार्ड मिलता है आपको। राइट। तो पहली सलाह कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिए। दूसरी सलाह कमर्शियल प्रॉपर्टी में लॉकेबल स्पेस लीजिए। आजकल काफ़ी बिल्डर आपको अनलॉकेबल स्पेस के नाम पर, वर्चुअल स्पेस के नाम पर प्रॉपर्टी बेचते हैं। इसका मतलब क्या है ऑडियंस के लिए कि लॉकेबल और अनलॉकेबल? बहुत बड़ी बात है ये, आपने अच्छा सवाल भी किया मुझसे कि अनलॉकेबल में सर क्या होता है। प्रॉपर्टी के फॉर एग्जांपल एक दुकान आती है, कोई भी ब्रांड आता है, वो 5000 फुट के आसपास स्पेस लेता है, चाहे 4000 फुट के आसपास लेता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 4000 फुट का स्पेस कमर्शियल प्रॉपर्टी में काफ़ी महंगी हो जाती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है जी। वो 100 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़ की दुकान पड़ती है। हर इंसान का 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं होता है ना, एंड बेचना आसान नहीं होता डेवलपर के लिए। वो डेवलपर क्या करते हैं, उस एरिया को 100 स्क्वायर फीट के वर्चुअल स्पेस में काटते हैं, जिनके बोलते रजिस्ट्री तो होगी लेकिन लॉकेबल नहीं होता सर वो। अब होता क्या है, अगर वो मॉल नहीं चला 3 साल 4 साल के बाद, 9 साल के बाद ब्रांड, कोई भी ब्रांड आता है, वो 9 साल के लीजिंग के लिए आता है। ओके। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। अगर वही एक मल्टीप्लेक्स हो और कोई एंकर स्टोर हो तो 21 साल की लीजिंग भी होती है हाइपर स्टोर की। जैसे एग्जांपल आप नोएडा में देखा हो, जीआईपी मॉल देखा हो आपने, जी। जो आज अपनी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। बहुत बुरी स्थिति में है। सेम सीएसएम मॉल के साथ वेव का जो सीएसएम मॉल है, सेंटर स्टेज मॉल। रीज़न क्या उनका? पहला रीज़न, एक तो ऑनरशिप उनके पास थी, बायर्स के पास थी। बिल्डर ने पहली लीजिंग तो कर दी, सेकंड लीजिंग नहीं करी। सेकंड चीज़, अगर वो लॉकेबल स्पेस है, अंडरस्टैंड करना, आज तभी फंसे हुए लोग, आज तभी फंसे हुए, लॉकेबल स्पेस में भी फंसे हुए लोग। ऐसी बात नहीं है लॉकेबल नहीं, वहाँ लॉकेबल होने के बावजूद बिकॉज डेवलपर भाग गया वहाँ से, अब लीजिंग नहीं हो पा रही उसकी। ओके। तो अगर वर्चुअल स्पेस होता और दिक्कतें वहाँ पर, जिसने वर्चुअल लिया हुआ है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ कट गए उसके बेचारे के, ना प्रॉपर्टी बेच सकता है ना लीज करवा सकता है, ओहो। बिकॉज सोर्स प्रॉफिट का ऑनर तो खुद है नहीं, डेवलपर ऑनर है ना। राइट राइट राइट। तो आपको लॉकेबल स्पेस होनी चाहिए जहाँ पर डेवलपर की लीजिंग राइट होनी चाहिए, कि डेवलपर लीजिंग करके दे, उसकी जिम्मेदारी हो, लेकिन साथ साथ आपकी लॉकेबल, ताकि कुछ हो, अनहोनी भी हो, कुछ भी होता है फ्यूचर का पता नहीं किसी को भी, वहाँ कम से कम ताला चाबी आपके पास हो। तो लॉकेबल स्पेस वो होता है, वर्चुअल जो होता है जिसमें हम वर्चुअल ऑनर होते हो। मालिकाना हक तो आपके पेपर्स में होते हैं लेकिन हकीकत में नहीं होते हैं। अच्छा, बस ऐसे दिखाने को ये जगह है। हाँ, जगह है, घोसला का घोसला। घोसला घोसला सही बोल रहे हो, बिल्कुल ये होता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा हर वर्चुअल स्पेस हर डेवलपर खराब होता है, क्योंकि हर कोई 10 करोड़ की चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। तो आप सही डेवलपर के साथ सही चीज़ खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 50 फुट 100 फुट की चीज़ें मत लो आप, उसमें भी कई अनलॉकेबल स्पेस होते हैं, 250 फुट 300 फुट के स्पेस भी होते हैं, वो आप एटलीस्ट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आपने पूछा मुझसे अभी, सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल था आपका, ये वर्चुअल स्पेस क्या होता है। तो देखिए, वर्चुअल स्पेस बेसिकली जो इंसान 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, कमर्शियल स्पेस एक्चुअली क्या होता है, महंगा होता है, उसकी लैंड कॉस्ट महंगी होती है, पहली बात है। डेवलपर चाहता भी है महंगा बिके वो, क्योंकि उसकी एक तो मोनोपोली होती है उसके अंदर, क्योंकि हर फ्लोर तो नहीं बिकेगा महंगा। सही बात है। उसकी जो एंड ऑफ द डे जो प्राइस कॉस्टिंग निकलती है वो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से ही निकलती है, क्योंकि हर इंसान लो ग्राउंड अपर ग्राउंड ही खरीदता है, वो ऊपर जाना नहीं चाहता। तो कॉस्टिंग के लिए डेवलपर क्या करता है, जो कॉस्टिंग आती है वो दुकानों की, वो आती है करीबन, नॉर्मल दुकान 1000 फुट दुकान भी लेते हो अगर आप किसी बड़े शहर में लोगे आप, मिनिमम 30 करोड़ 4 करोड़ दुकान पड़ती है आपको। अब 3-4 करोड़ की दुकान हर कोई नहीं खरीद सकता सर। तो डेवलपर क्या करते हैं, मैं एवरेज प्राइस बताया, वैसे हर जगह प्राइस अलग भी हो सकता है, किसी जगह 10 करोड़ भी हो सकता है, 20 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड करता है डेवलपर का बैकग्राउंड क्या, लोकेशन क्या है। राइट। तो वर्चुअल स्पेस में वो बिल्डर क्या करता है, आपको 100 स्क्वायर फीट के मल्टीपल में चीज़ें काटता है, जो कि अनलॉकेबल होती है। मेरा मानना है उन जगहों से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए।
मेरा एडवाइस तो हमेशा ही रहता है नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ अच्छे डेवलपर भी होते हैं, A+ ग्रेड के डेवलपर जो होते हैं, वो आपको अनलॉकेबल को लॉकेबल स्पेस देंगे। मतलब इन द सेंस कि वो 200, 250, 300 फुट की स्पेस होगी, मालिकाना का आपके पास पेपर्स में होंगे, लेकिन लीजिंग में खुद कराएंगे। अगर कुछ ऊंच नीच भी होती है, क्योंकि वो एरिया 200-250 फुट का था, तो एरिया वो कट के आपको बिल भी जाता, लॉकेबल हो भी सकता है वो, लेकिन 100 फुट 50 फुट के स्पेस में कॉरिडोर भी निकलेगा नहीं सर, लॉबी भी नहीं निकलेगी उसमें, क्योंकि कमर्शियल में लोडिंग फैक्टर भी होता है। तो ये बहुत बड़ा रोल मैं बताऊंगा लोडिंग फैक्टर का भी आपको आज, कि डिफरेंस बिटवीन बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया एंड सुपर एरिया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और कई डेवलपर उनमें पैसा कमाते हैं, उसका बताऊंगा कैसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? हाँ, तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के अंदर ना, प्रॉपर्टी सुपर एरिया में बिकती है जी। अब सुपर एरिया, सेलेबल एरिया नियम से सही चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप डेवलपर से पैसा कैसे कमाते हैं कि दिखाते 1000 फुट का स्पेस और देते सिर्फ 500 फुट का स्पेस आप। एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, ये हमारा जो है 500 स्क्वायर फीट का है, हाँ, तो ये सुपर एरिया है सुपर एरिया आपको कारपेट एरिया आपका 200 सवा 200 हुआ खाली इसके अंदर, यानी कि 50% हो गया। 50 ज़्यादा, कहीं तो 50% या 60% भी होता है। अच्छा, कि 60%। हाँ, एक्चुअल आपको देखना चाहिए, एक्चुअली जो देखना चाहिए सुपर वर्सेस बिल्टअप देखना चाहिए आपको नियम से। ओके। अब बिल्टअप में क्या होता है, बिल्टअप में बैल्कनीज आते हैं, बिल्टअप में आपका खुद का दीवार का स्पेस भी आता है, तो हमेशा सुपर एरिया वर्सेस बिल्टअप एरिया देखो आप, मेंशन देखो आप, क्योंकि कारपेट एरिया में सर क्या होता है, फिर ऑब्वियसली बैल्कनी आपके लिए उसके लिए, लेकिन बिल्डर ने गलत नहीं किया उसके अंदर। बिल्डर कहाँ गलत करता है, जहाँ सुपर टू बिल्टअप का डिफरेंस ज़्यादा आता है। अगर सुपर टू बिल्टअप का डिफरेंस 20% 30% का आ रहा है, हाँ। तो आपका लोडिंग में गया, लोडिंग मतलब कॉरिडोर में गया, वो आपका लॉबी में गया आपका, ओके। तो बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, वो कमाई है बिल्डर की एक्चुअली, क्योंकि उसमें क्या करता है वो फैक्टर लॉबी का और जो दिखाता है कॉरिडोर का, वो इतना नहीं होता कि वो 30% डाल दे उसके अंदर, और वो पैसा बायर से रिकवर कर लेता बाहर से रिकवर कर लेता है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट खरीद रहे हो, है। हाँ। और अगर मैं कारपेट की बात करूँ 30,000 फुट का रेट बढ़ गया, लेकिन क्योंकि कारपेट में बैल्कनी नहीं आता है, क्या उसके दरवाजे क्या दीवारें नहीं आती, तो मेरा हमेशा मानना है जो स्वाभाविक और सही निर्णय है कि बिल्टअप एरिया में कैलकुलेट करो आप, बिल्टअप वर्सेस सुपर एरिया। यस। और रेशो क्या रहनी चाहिए सर डिफरेंस होना चाहिए 15% के 22% के आसपास का, 20 से 22% मैक्सिमम, दोनों के बीच में? दोनों के बीच बिल्टअप और सुपर के अंदर मैक्सिमम 25% होता है। क्या कोई अच्छे बिल्डर जो A+ ग्रेड के डेवलपर होते हैं, उनमें डिफरेंस आ जाएगा मोटा मोटी 28 से 30%। लग्जरी प्रॉपर्टी में 30-35 का आता है। 30 इज अ फिगर जो मैक्सिमम लग्जरी प्रॉपर्टी में होना चाहिए, और अफोर्डेबल में 15% होना चाहिए। राइट। तो हमने कई बार देखा है जो रियल एस्टेट कंपनी के ओनर्स होते हैं, रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड या बड़ी गाड़ी ज़रूर होती है। सर देखिए क्या होता है ना, वो रियल एस्टेट में क्या है कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो कई लोग ऑब्वियसली पैसे तो सर है इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो बायर हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे डेवलपर हो, पैसे तो हर कोई कमाता है इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, क्योंकि है ये पैसे तो देती है, रिटर्न देती है आपको। तो कई लोग सर दिखावा में चले जाते हैं कई लोग, और कई लोग एक्चुअली में रिस्क होता है। एक्चुअली में रिस्क भी होता है सर, ऐसी बात नहीं है, रिस्क होता है, डेवलपर के साथ रिस्क होता है सर। जहाँ पर उनको पता है कि बंदे को 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लोग तो पीछे पड़ते ही हैं सर। सही बात है ना। अब गुलशन कुमार की अब देख लो, अब डेथ हुई थी जो, वो अब देख लो कि बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड होती तो शायद बच जाती, तो ये मैटर करता है सर। कैश का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है प्रॉपर्टी में, उसको मैंने कई बार देखा है कि सर्कल रेट मान लो आपका 1000 रुपये का है, तो बिल्डर्स क्या करते हैं, फिर बायर, मतलब जैसे बायर भी चाहे या बिल्डर भी चाहे, तो आधे रेट पे रजिस्ट्री करा लेते हैं और आधा जो है कैश दे देते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लो, मेरा मानना है कि ब्लैक अमाउंट होना ही नहीं चाहिए सर। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को सुपर एरिया लेके आ रहा है, जहाँ से वाइड डील होगी सर। हम कच्चे डील करते नहीं सर, हम सिर्फ वर्ल्ड वाइड डील करेंगे। आप प्रॉपर्टी लोगे हमसे, रीसेल के अंदर भी, सेकेंडरी मार्केट भी हम फुल वाइड डील करेंगे। और मेरा हमेशा मानना है कि ये 4% 5% की चोरी को करने के चक्कर में बायर भी ट्रैप होते हैं, और डेवलपर तो ऑब्वियसली बात है वो अनकाउंटेबल मनी होती है, ट्रैक हो नहीं सकती है। दिक्कत कब आएगी आपको, जब प्रॉपर्टी डिलीवर्ड नहीं होगी आपको, आप किसी दरवाजे जा नहीं सकते हो पैसों के लिए। सही बात है। अगर चेक का पैसा हो तो कम से कम दरवाजे में भटक सकते हो, आप अपनी हुनकार लगा सकते हो, बोल सकते हो अथॉरिटीज़ को, एटलीस्ट आपको अपने पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। तो हमेशा ही बोलूँगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, और जिस प्रॉपर्टी की आपके पास मालिकाना हक नहीं है, जब तक नहीं मिलती आपको पोजीशन नहीं मिलता, आपको मालिकाना हक मतलब ये हुआ पोजीशन नहीं मिलता आपको कैश नहीं देना चाहिए।
इनसे दूर रहो सर, कैश फ्लो से दूर रहो। इसलिए गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव ले चुका है। और सच बताऊँ, अब इंडस्ट्री से 90% मार्केट से, इंडस्ट्री से ब्लैक मनी आउट हो गई है। अगर हम डेवलपर की बात करें, हाँ, जो कच्चे एग्रीकल्चर प्लॉट्स है, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, उनके अंदर आज भी 70 to 80% इन्वॉल्वमेंट है, जिनके लिए गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। काफ़ी देखा होगा, ईडी का रेट, इनकम टैक्स रेट बढ़ रही है, तो काफ़ी लोग अब मतलब अपने आप को ही खुद को ही निर्णय लेना है सर। ये तो मेरा एडवाइस तो है नहीं, लेकिन मेरा एडवाइस तो ये रहेगा सर कि मत करो सर, ज़्यादा बेटर है। मोस्ट तो नहीं करता सर, मोस्ट की ना अंदर वी एक्सेप्ट द कैश, ना अंदर वी डू द कैश डील, बिल्कुल क्लियर है। राइट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ मिथ हैं, क्या हो सकते हैं वो? सब मिथ यही है कि रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना, कि प्रॉपर्टी डिलीवर होगा नहीं होगा। और इसके अलावा मिथ ये होती है कि क्वालिटी कैसी होगी। मिथ ये कि भैया घर कैसा बनेगा, मेरा नहीं बनेगा, ये बिकेगा नहीं बिकेगा, EMI दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ इन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है जिनको अपना फ्यूचर बेटर करना है। इन्वेस्टमेंट वो करते हैं जो फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं। आज जिस इंसान ने 2010 के अंदर, 2000 के अंदर क्या 90s 80s में प्रॉपर्टी, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1975 के ऊपर पंजाबी बाग में जो आपका क्लब रोड है, उसे 500 गज का प्लॉट मिल रहा था करीबन 10 लाख रुपए का। आज उसकी कीमत क्या होगी सर बताओ 2025 में? 500 गज का? 500 गज का 1975 में 10 लाख का मिल रहा था। 10 लाख का मिल रहा था, हाँ, 500 गज की प्लॉटिंग। और आज 2025 में बैठे हो आप, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 साल के बाद, 50 साल बाद क्या रेट होगी बताओ आप? कम से कम 10 लाख रुपए गज होगा, ज़्यादा होगा। 15 लाख गज के आसपास का रेट है, 15 लाख रुपए गज है। तो फ्रंट की लोकेशन है वो देखा है मैंने, क्लब रोड का जो बता रहा हूँ। 10 लाख गज की रेट आज, ऐसा नहीं हर जगह रेट, मैं ये नहीं बोल रहा, क्लब रोड के अंदर भी 10 लाख का रेट भी है, 8 लाख का रेट भी है। लेकिन उस प्राइम प्लॉट जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसके मेरे फादर ने नहीं लिया क्योंकि उसमें इमरजेंसी लग गया था उस टाइम में। ओके। तो मेरी बुआ का था, बुआ का आज कीमत है उनकी प्लॉट का। और मेरे फादर ने, क्योंकि घर आसाम में रहते थे उस टाइम में, तो एडवाइस किया कि भैया यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें ख़राब होगी, तो प्लॉट उन्होंने नहीं लिया। अब सोचो वो प्लॉट की कीमत क्या होती। आज उनके पुश्ते खाते, मतलब मैं आज के डेट में काम नहीं करना पड़ता मुझे। अंडरस्टैंड करो क्या बोलना? प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हमेशा देखिएगा शॉर्ट टर्म नहीं होती है, लॉन्ग टर्म होती है सर। आप लेके छोड़ो, आपकी वही मैंने कहावत जो सुनाई, दादा लेते हो पाता पोता खाता है। तो इन्वेस्टमेंट तो ये होती है, असली इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं रियल एस्टेट की, यही होती है। सही बात है। सो अगर मेरे पास 1 करोड़ का ब्रैकेट है, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं और मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं उसको कैसे डाइवर्सिफाई करूं कि उसमें से मैं कुछ पोर्शन जो है थोड़े से प्लॉट में डाल दूं, कुछ पोर्शन मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी से उठा लूं, कुछ पोर्शन मैं फ्लैट्स में ले लूं? तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ? सर देखिए, अगर दिल्ली इंसान में 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 3 जगह लाना चाहते हो, तो थोड़ा मुश्किल है। टायर 2 सिटीज़ के अंदर, Tier 2 सिटीज़ कीजिए आप, जहाँ पर अगेन समझा, जहाँ डेवलपमेंट है, जो होने वाली है डेवलपिंग। अब देखो इंडिया के अंदर पैसा क्यों लगाते हैं, आखिर FDI पैसा क्यों आ रही है यहाँ पर? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ हो क्या वेस्टर्न कंट्रीज हो, दे ऑलरेडी डेवलप्ड। डेवलप की इकनॉमी क्या होती है सर? 1% 2%। इंडिया की इकनॉमी रेट क्या है? सही बात है। कितनी इकनॉमी रेट है सर इकनॉमी? 8%, 7%, 9% के आसपास। एंड इंडिया विद 4th लार्जेस्ट इकनॉमी बनने वाली है इंडिया। तो यहाँ डेवलपमेंट इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज डेवलपमेंट है, दिस इज डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री। अंडर डेवलप में सर क्या होता है कि वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है कि वो डेवलप हो पाएगा नहीं हो पाएगा। डेवलपिंग स्टेज में वहाँ होती है जहाँ पर अर्बनाइजेशन बढ़ जाता है, जहाँ ग्रोथ दिख रहा है लोगों को, जहाँ 9% ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है सर, वो डेवलपिंग कंट्री दे सकती है खाली आपको। तो सेम डेवलपिंग सिटी के डेवलपिंग सेक्टर जो होता है, जहाँ आपको आसपास की ग्रोथ दिख रहा है आपको, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके। इसके अलावा क्या ऐसी टिप्स देना चाहोगे बायर्स के लिए कि अगर वो अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या टिप्स आप दोगे? पहला, द प्रॉपर्टी शुड बी रेयर रजिस्टर्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सेकेंड चीज़ टू बी गेटेड कम्युनिटी। थर्ड चीज़, डेवलपर के बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर प्रेफरेबल मैं चाहूँगा A+ डेवलपर ले, पैसा थोड़ा महंगा ले लो बिकॉज प्रॉपर्टी एक टाइम लेता है इंसान, 20 साल की EMI पे करता है इंसान। सही बात। तो डेवलपर बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। लोग क्या करते हैं, सस्ती चीज़ चले जाते हैं, थोड़े लालची, पता आपको लालच आ जाता है इंसान को कि भाई 20 साल की चीज़ 10 साल में मिल रही है। लेकिन भैया महंगी भी बिकती है वो चीज़ें। अगर आईफोन तो आईफोन ही है ना सर, मुकाबला कितनी कंपनीज आ गई, लेकिन आईफोन का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। प्राइवेसी तो प्राइवेसी है उसके अंदर। तो एक A+ ग्रेड का डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, उस प्रॉपर्टी का मैंने अगेन समझा सुपर एरिया वर्सेस कार्पेट एरिया क्या है, उस प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है,
उस प्रॉपर्टी के सराउंडिंग्स में क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगेन समझाता हूँ कि ये जो रेट्स आप देखते हो, रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बबल होने वाला है, बबल बहुत सुन रहे होंगे आप। हाँ जी 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 जी। सर मैं 3 साल से सुन रहा हूँ बबल हो रहा है, बबल हो रहा है, बबल हो रहा है। आपको डिमांड एंड सप्लाई देखना पड़ेगा सर इसके लिए। डिमांड जहाँ पर होगी और सप्लाई वहाँ कम है, वहाँ रेट बढ़ेंगे, बिल्कुल और रेट सही। कम नहीं हो सकते। और जहाँ पर डिमांड कम है सप्लाई और ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा है, तो रेट ऑब्वियसली बात है, रेट नहीं बढ़ेंगे, स्टैंडेंट होंगे रेट, करेक्शन आएगी मार्केट में। लेकिन वो चीज़ 100 रुपये की 50 रुपये नहीं हो सकती है। उसका फैक्टर बताऊंगा आपको मैं कैसे। कैसे? एग्जाम्पल, आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर आज की डेट में जो ग्रुप हाउसिंग प्लॉट है वो 50,000 मीटर में लॉट हो रही है। 50,000 से लेके 60,000 मीटर की लॉटमेंट है। आज एक बिल्डर के FSI कॉस्ट, मतलब जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, मतलब जो एरिया उसको बिल्टअप एरिया बना पाएगा, आज वो 4,000 से लेके 4,500 पर स्क्वायर फीट का रेट पड़ता है उसको, प्लस 3,000 से लेके 5,000 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉपर्टी बनाता है, लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी। आज जो भी सेगमेंट है लग्जरी में जा रहे हैं, बिकॉज रीजन क्या है, इसी वजह से, कॉस्टिंग की वजह से। जी। आज एफोर्डेबल प्रॉपर्टी लॉन्च ना होने का रीजन यही है, बिकॉज कॉस्टिंग नहीं पड़ रही है डेवलपर को। तो आज 8,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास, 7,000 के आसपास घर में खरीद है, तो डेवलपर बेचे कैसे बेचारा, प्लस ब्याज। आज अथॉरिटी पैरा पैसा एक साथ मांगती है, वो सही भी गलत भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी डेवलपर फ्रॉड भी इस तरह का किया कि हर किसी ने लैंड खरीद लिया। उसका फाइनेंस कॉस्ट जो पड़ता है उसको 20% पड़ता है, मिनिमम 20 से 25% पड़ता है। तो 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तो फाइनेंस कॉस्ट होगी 4 साल की उसकी, जो क्योंकि पैसा एक साथ देगा वो। तो आप रेट देखोगे कितना रेट बढ़ गया, अफोर्डेबल हो कैसे सकता है वो, रेट उससे नीचे आ कैसे सकता है, उससे रेट नीचे नहीं आएगी। तो उस सेक्टर का आपको वो देखना है कि वहाँ अथॉरिटी का रेट क्या है, किस रेट पे प्लॉट खरीदा उसने, आज वो क्या प्रॉपर्टी बना रहा है। आज आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है। आप तभी भी मार्केट में गिरोगे नहीं। फिर आप अगर वो चीज़ 10,000 की चीज़ आप 15,000 में खरीदते हो, तो भैया आप खुद अपने कुल्हाड़ी मार रहे हो, पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप ये चीज़ ओवर प्राइस खरीद रहे हो। तो ऑब्वियसली उसका मार्केट तो गिरना ही है, करेक्शन तो आना ही है उसके अंदर। बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ उसको घर में खरीद 10,000 की पड़ रही है, वो कैसे बेचेगा आपको 10,000 में। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस लोकेशन में क्या रेट में बाय कर रहे हो, आप कभी नहीं फंसोगे फिर। लेकिन लोग क्या होते हैं कि तेजी की मार्केट में क्या होता है, हर चीज़ खरीद लेते हैं। भाई हर चीज़ नहीं बिकती है सर, बिकती है ऐसी बात नहीं, हर चीज़ नहीं बिकती, मेरा कहावत है बिकती सब कुछ है, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर टाइम लग जाएगा, फिर टाइम लगता है। इसलिए रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट्स नॉट। और अगर आपने अच्छे सलाहकार, अच्छे एडवाइस से लिया तो आपको रिटर्न जल्दी मिलती है, बिकॉज उसको पता होता है किस लैंड की क्या कॉस्टिंग है, क्या FSI कॉस्ट है, डेवलपर बैकग्राउंड क्या है, क्या उसमें बायर आएंगे, क्या आसपास की डेवलपमेंट है। तो अब जब भी इन्वेस्टमेंट करो, मेरी स्पेशल टिप है, डेवलपमेंट जरूर देखो आप। डेवलपमेंट से रेट बढ़ते हैं सर, अगर डेवलपिंग नहीं है तो रेट नहीं बढ़ेंगे वहाँ पर। मार्केट में डेवलपर्स एक नया तरह का जो मैंने फील किया है, अब फ्रॉड कह सकते हो, स्कैम कह सकते हो। जैसे पहले दिन हम जाएंगे, हाँ जी रेट कितने का है, भाजी 10,000 स्क्वायर फीट है जी, ले लो, बढ़ने वाले हैं। और विद इन अगर मतलब एक हफ्ते के अंदर बात करेंगे ना, नॉर्मल अगर कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी है, वो भी सर 50,000 स्क्वायर फीट का रेट है या 50,000 पर गज का रेट है, और उससे आप 4 दिन के बाद बात कर लो 75,000 का हो गया सर, 70,000 का हो गया। सर देखो क्या होता है, ये मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट में। सही बात, आप बिल्कुल सही बोला। तो कई लोग क्या कर रहे हैं सर, आग सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे तो मेरे सामने रेट ऐसे बढ़ते ही नहीं कभी भी कि 10,000 की 20,000 रुपये होगी, तो मैनिपुलेशन है सर। वो एक्चुअल रेट बढ़ते हैं सर, ईयर ऑन ईयर, मंथ टू मंथ भी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ईयर ऑन बढ़ता है। 10,000 की चीज़ 20,000 नहीं हो सकेगी 1 साल के अंदर, इट टेक टाइम। तो कई जगह सर मार्केट की तेज़ी में गंगा बह रही है तो खुद भी हाथ सेक लेते हैं और कुछ भी नहीं है। तो आपको अगेन समझा रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा उस एरिया में डेवलपमेंट क्या है। वापस से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज़ आपको लगेगा कि भाई एक ही बार रिपीट कर रहा है बार बार, लेकिन मैं अगेन समझाता हूँ, डेवलपमेंट मैटर करता है सर। अगर डेवलपमेंट है, कंपनीज आ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिमांड कम ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वहाँ रेट बढ़ेंगे सर। आप जितनी MNC कंपनीज आ रही है एक्सप्रेसवे के ऊपर, नोएडा के ऊपर, वो लोग कहाँ रहेंगे सर, बताओ मुझे फिर आप। हाँ जगह चाहिए, जगह चाहिए, प्लेस चाहिए। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना सर, हाँ। आपके सामने अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, राइट। तो फिर कहाँ रहेंगे वो। और सप्लाई कितनी है, आपने कितने लॉन्चेस देखे नोएडा के लास्ट 5-2 साल के अंदर, देखो आप लैंड कॉस्ट इतनी महंगी, वो हर कोई डेवलपर खरीद नहीं पा रहा है। जो आ रहा है A+ डेवलपर आ रहा है, उसको एक साथ अमाउंट देना पड़ रहा है। हर किसी से 200-300 करोड़ रुपये तो नहीं है ना, कि 400 करोड़ तो नहीं है ना। फिर उस पर बनाने की लागत, बिकेगा नहीं, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि महंगी हो गई, लैंड कॉस्ट महंगी हो गई। तो ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं सर।
सो दोस्तों आई एम श्योर आपको अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अपना घर करने की सोच रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, क्योंकि जिन पर्सन को जो हमारे साथ बैठे हैं इनको 16 से साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। इतनी सारी टिप्स इन्होंने दी है जिनको आप फॉलो करके फ्रॉड से भी बच सकते हैं। सो मोहित भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी सारी चीज़ें जो अनुभव था मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं इन टाइम में शेयर नहीं कर सकता, तो आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से वो सवाल भी कर सकते हैं, जिनका जवाब मैं कोशिश करूँगा हर किसी को देने का। सो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप जो है मोर्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।